हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है भारत में गवर्नर जनरल और ये लेक्चर 1 है और यूनिट है 4। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 3 समाप्त की थी और यूनिट 4 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इस पूरी जो यूनिट है इसका नाम है गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल और उनके कार्य। ठीक है, भारत में जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, गवर्नर और गवर्नर जनरल, और उनके क्या क्या कार्य किए, वो कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए, उनको सबको यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। ये हमारा इसमें एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा और आप उसे इसी दृष्टि से आप देखेंगे। तो देखेंगे आप कि भारत के गवर्नर जनरलों से आशय भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रमुख से है, यानी कि गवर्नर जनरल से यहाँ क्या आशय है, हम क्या मान के चलेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन के जो प्रमुख हैं वही क्या थे, गवर्नर जनरल थे। यह पद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के पद नाम से सृजित किया गया। यानी कि यह जो एक्ट है ये 1773 में आया, जिसके द्वारा ये जो है इसका एक्ट का पूरा जो नाम है वह है गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम, ये पूरा नाम है इसका। इसके नाम से इस पद को सृजित किया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश क्राउन ने 1833 के पूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिए। जैसे कि आपको पता है 1833 में ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उसने अधिकार अपने हाथों में ले लिए। अब इस पदनाम को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके, यानी कि ये बंगाल के नाम से सृजित हुआ था और बाद में इसे पूरे इंडिया पर अप्लाई किया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल भारत के, यानी कि जब 1833 में उन्होंने, ये मैंने ऑलरेडी सारे एक्ट पढ़ा दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो यूनिट नंबर 3 में, यानी कि इसकी ही पहले वाली जो यूनिट है उसे जाकर के आप देखें और उसमें आपको ये सारे एक्ट मैंने इसलिए अलग अलग करके पढ़ाए हुए हैं। एक साथ मैंने कोई एक लंबी वीडियो बनाई नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है। जाकर के देखें कि किन परिप्रेक्ष्य से वीडियो ये जो एक्ट है वो लाए गए थे, क्या उनके पीछे मंशा थी। इस तरीके की जो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, हिस्ट्री तो बहुत लोग आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जो हिस्ट्री वास्तव में आपके दिमाग को खोले, है ना, वो हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है। तो अगर और ये आप देखेंगे कि अगर आप यूनिट 1 का पहला लेक्चर ही आप देखेंगे, वहां मैंने आपको एकदम बेसिक से, ये नहीं है कि मैं कोई राष्ट्रवादियों के पक्ष में जाकर के बोल रहा हूं, नहीं, जो सही इतिहास होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। तो आप उसी दृष्टि से आप इसे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो किस तरीका से एक्ट आए हैं, क्या एक्ट के अंदर प्रावधान है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक आपकी भी अपनी एक विचार होने चाहिए। इतिहासकार कौन है ये मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है और आप उसे देखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम कर दिया गया। याद रखना, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में, ये मैंने अच्छे से, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं तो बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो 1858 में भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया और 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कोर्ट ऑफ सीओडी और बीओसी, मैंने आपको बताए हुए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, आप जाकर के समझ आ जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से गवर्नर जनरल का चयन करते थे जो कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे। किसके प्रति? कंपनी के। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार के परामर्श पर क्राउन की नियुक्ति करने लगे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के परामर्श पर क्राउन उसकी नियुक्ति करने लगे। अब क्राउन जैसे कि राजा है वो उसकी नियुक्ति करने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय कहलाने लगा। अब याद आया आपको, यानी कि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जब चयन करते थे तब तक वो गवर्नर जनरल है, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष शासन आता है ताज का, जिसे हम कहते हैं कि रॉयल है ना, रॉयल फैमिली, यानी कि ताज बोलेंगे उसे, रानी राजा का जो शासन है, वो डायरेक्ट जब उन्हें नियुक्त करने लगे तब से नाम में बदलाव हो गया और उसका नाम कर दिया वायसराय। बस वायसराय क्या है कि एक आइडेंटिटी चाहिए, ऐसा नहीं कि वायसराय होने से कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, नहीं नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि भाई अब वायसराय इसलिए कहने लगे हैं क्योंकि पहले गवर्नर जनरल कहते थे कुछ तो नाम रखना है, बस वो एक नाम है। नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने बोला था ना कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में कुछ नहीं रखा, बात वही है, शोषण, शोषण और शोषण। ओके, हाँ, तीसरा देखेंगे आप, गवर्नर जनरल से जुड़े अधिनियम और विनियम कौन कौन से हैं, आप इसे देखेंगे, ऐसे कौन कौन से हैं, यानी एक्ट एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू द गवर्नर जनरल्स। ठीक है,
जैसे कि आप जानते हैं कि 1773 में कंपनी के भ्रष्टाचार के दृष्टिगत सरकार ने भारत के अभिशासन पर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आंशिक नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि देखो एक्ट जो है ये सबसे पहले एक ऐसी कार्रवाई थी जहां रेगुलेट मतलब क्रियान्वयन, ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसे देखते हुए एक एक्ट लेकर के आए जहां उन्होंने रेगुलेट करना प्रारंभ कर दिया। 1784 के अधिनियम ने विदेशी मामलों के संदर्भ में गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी। अच्छा, एक चीज आप सोचना कभी कि ये जो एक्ट लेकर के क्यों आ रहे हैं, क्या वास्तव में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी? मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या वास्तव में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी या बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या वास्तव में ये जो बदलाव कर रहे हैं ये बदलाव कर क्यों रहे हैं? यानी कि क्या ये भारत का अच्छा चाह रहे हैं, या जो ये लोग जो अपने यहाँ के कम्युनिस्ट और साम्राज्यवादी चिंतक जो बोलते हैं कि ये जो ना ये भारत में क्रमिक रूप से बदलाव लाना और फिर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना ये उनका उद्देश्य था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। आप एक सही इतिहासकार के रूप में सोचना, क्योंकि आप एक चिंतन करना, इस बात का चिंतन करना, स्वाध्याय करना इस बात से कि वास्तव में ये जो बदलाव आ क्यों रहे हैं, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है आखिर वो क्यों हस्तक्षेप करने लगी है, 1857 के बाद आखिर वो डायरेक्ट शासन क्यों करने लगे? शासन तो वही कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे से जो कंपनी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी वो बोलते थे, उनकी जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जो एकाधिकार है वो कम करते हुए जा रहे हैं। क्या कारण थे इसके पीछे? क्योंकि मैं ये सारी बातें आपको बता चुका हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में आपके अंदर एक आग है क्या, या सिर्फ आप एक जो मन है ना, मन आपसे कहता है कि भाई ये परचेज कर लो, एक ये परचेज कर लो तो मेरा तैयारी हो जाएगा। नहीं, यहां से जो सोचेगा ना आईएएस वो बनेगा, ये ध्यान रखना। कितना भी कोर्स खरीद लो, सिर्फ वो मन बहलाने के लिए। गालिब की एक पंक्ति है ना कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। ये ख्याल है सिर्फ, परिणाम जो है ना वो वही है, शून्य है। परिणाम में बदलाव नहीं आएगा। अगर आप वास्तव में परिणाम चाहते हैं तो सोचना प्रारंभ कीजिए। सोचो, आप अपने आप से सोचना प्रारंभ करो, ऐसा क्यों हुआ होगा या आखिर ये क्यों लाए होंगे? क्योंकि किस दिन आपके सामने जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप बैठे होंगे, आपसे प्रश्न पुट कर दिया जाएगा और जिस दिन आप उसका आंसर दे देंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आखिर 3 में से 1 सेलेक्ट होगा ना। आप सोचे ना इस बात को, तो 3 में से इंटरव्यू बोर्ड में 1 सेलेक्ट होना, आखिर 2 रिजेक्ट क्यों हो? आप में ऐसा क्या है? सोचो, आप खुद भी इस बात को सोचो, ऐसा क्या है आपके अंदर आखिर 2 रिजेक्ट हो जा रहा, आप सेलेक्ट हो? और इसका उत्तर खोजने का प्रयास करना फ्रेंड्स। अगर आप इसका उत्तर पाते हैं तो समझ रहा है कि आपके अंदर कैलिबर, आप आईएएस जरूर बनेंगे। आईएएस बनना कोई भाग्य का खेल वो होता है, वो सब कुछ होता है जो आप सोच रहे हैं ना, ये भाग्य का खेल है, ये है वो है, वो सब कुछ होता है, क्योंकि एकांगी नहीं है ना, जीवन एकांगी है ना, जीवन के जो और भी जो अलाइंड एक्टिविटीज हैं वो भी एकांगी नहीं है। सारे के सारे बहुत सारे बहुअंगी है। बहुत सारी चीजें होती है जीवन में जब जाकर के आप एक कोई भी चीज को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, रटने की नहीं। आप इसके पीछे का दृष्टिकोण जाकर के सोचें, इसके पीछे मंशा क्या थी, वो क्या सोचते थे, राष्ट्रवादी चिंतक क्या सोचते हैं, हमारे कम्युनिस्ट क्या सोचते हैं, और हमारे कम्युनिस्ट नहीं, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट क्या सोचते हैं, और ये जो साम्राज्यवादी हैं ये क्या सोचते हैं। कम्युनिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं, राष्ट्रवादी ऐसा क्यों सोचते हैं, आखिर इसके पीछे जड़ क्या है? सोचना ही सर, ठीक है, सोचने का विषय है। जो सोचता है ना वो डिफरेंट है, याद रखना इस बात को। तो आप देखेंगे कि 1773 में कंपनी के भ्रष्टाचार के दृष्टिगत ब्रिटिश सरकार ने भारत के अभिशासन पर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आंशिक नियंत्रण स्थापित किया था। 1784 के अधिनियम में विदेशी मामलों के संदर्भ में गवर्नर जनरल की शक्तियां और बढ़ा दी गई और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य गवर्नर्स को भारतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने अथवा किसी संधि को करने से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा क्यों किया गया होगा, इसके पीछे के कारण आप जानेंगे इस प्रकार, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आप पूरा लेक्चर सुनकर आएंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आकर के सोच रहे हैं कि मैं समझ जाऊं, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री है और इससे बेहतरीन कोर्स आप पेड में चले जाएं, आप एनिमेशन की वीडियो देख लें। एनिमेशन की वीडियो देख करके एनिमेशन ही बनना आपका, वास्तव में आईएएस बनना है ना, एकदम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं लेकर आऊँ, जब इंग्लिश मीडियम के लिए ना होगा मैं अलग से लेकर आऊँ, वो मैं एक साथ हौच पौच नहीं कर रहा है। मैं आपके लिए, हिंदी मीडियम के लिए, आप देखते हैं आप में कितना दम है। हिंदी मीडियम कहते रहे कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं, बड़ा साइंटिफिक सुगठित तरीका से लेकर के आए, एक टाइम टेबल में लेकर के आए। अगर आप इसे नहीं करते, इसके दोषी सिर्फ आप हैं। ठीक है, एकदम खुले विचार है, कोई छुपा हुआ नहीं, कोई हिडन नहीं है, कुछ नहीं है।
आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बहुत ज्यादा कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आऊं। जितना यहाँ करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, इससे बाहर नहीं आता। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को समझने की क्षमता आप पैदा कर लेते हैं तो इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। कभी सोच कर देखना कि कोचिंग की भूमिका क्या है। क्या हम कोचिंग करने के लिए, मन बहलाने के लिए, अपने आप को सिर्फ ये सोचने के लिए कि यार मैंने कोचिंग किया है, ये भावना मेरे ऊपर हावी हो जाए और मैं मानने लगूं कि हाँ मैंने आईएएस की तैयारी की। नहीं तो जब तक विश्वास ही नहीं होता कि कैसी तैयारी चल रही है। कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको लाइन समझ के पीछे का हिडन कारण समझ में आता है, उसके पीछे जो कारण क्या है, अगर किताब पढ़ी आपने, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, भैया आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, यूपीएससी आप क्रॉस करेंगे। अगर आपको पीछे का एजेंडा समझ में नहीं आता तो किसी शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। कोचिंग की यह भूमिका है। पागल होकर पीछे मत पड़ जाओ, बड़ी बड़ी बात सुनकर हंसो मत। अरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी कर लो। गांव से भी आते हो तो 3 साल तैयारी कर लो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता कि एकदम ये कर दोगे, हवा बना दोगे। इसके बाद में आप अपना कार्य करते हुए तैयारी करो। और ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, अब जाकर के देखेंगे, सारी चीजें क्लियर है। हमारा कोई भी हिडन नहीं है। 2 बात है, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार की गतिविधियों को संचालन केवल गवर्नर जनरल अथवा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किए जाने पर ही किया जा सकता था, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि इसमें निर्देशक मंडल है, उसमें कितने लोग हैं, वो वोटिंग करते थे, उसके आधार पर ये सब होता था। यद्यपि गवर्नर जनरल भारत में विदेश नीति का नियंत्रक बन गया, तथापि उसे ब्रिटिश भारत में मुखिया का स्पष्ट दर्जा हासिल नहीं हुआ। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यह दर्जा केवल 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ही आए, जिसने उस समस्त ब्रिटिश भारत की संपूर्ण नागरिक और सैन्य सरकार का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान किया। याद रखना कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ही उसको अधीक्षण, उसको निर्देशन और उसको नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो मिलती है। याद रखना ये तीनों शब्द ये आपको रखे हुए मिलेंगे। अधीक्षण, ठीक है ना, हाँ, अधीक्षण जो कार्य क्या करता है, जो कार्य करता है वो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की जो शक्ति है, किस एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल सह परिषद को विधायी शक्तियां प्रदान की। याद रखना, विधायी शक्तियां जानते हैं ना, विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की शक्तियां, वो कानून बना सकते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल तथा काउंसिल ऑफ फोर्ट विलियम, ये वही है जो पीछे मैंने बताया, काउंसिल ऑफ फोर्ट विलियम के स्थान पर गवर्नर जनरल तथा काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर आया। और 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने गवर्नर जनरल को एक संप्रभु, सोवरेन के रूप में नियुक्त किया। अब सोवरेन जब वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब है कि आपको कोई भी निर्देशित नहीं कर रहा है, आप निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, आप निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। यह है सोवरेनिटी, यानी कि आपके साथ में कोई भी आपको प्रेशराइज करके, नियंत्रण करके आपके जो निर्णय है उन्हें प्रभावित नहीं कर रहा। आप स्वयं इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप क्या निर्णय लेते हैं और उनके जो इंप्लीकेशंस हैं, यानी कि उनके जो प्रभाव हैं, उनके लिए आप जिम्मेवार हैं। यानी कि अगर आपके पास जिम्मेदारी आती है तो वो आपके साथ में अधिकार भी आपके साथ क्या लेकर के आते हैं। यदि आपको अधिकार मिले हैं तो उसके साथ में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो वही ये चीज है। गवर्नर जनरल उनके कार्यकाल के दौरान घटी कुछ घटनाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम देखेंगे। गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हाँ देखें, पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल आए हैं और उनके समय में जो गवर्नर जनरल है, जैसे मानो वॉरेन हेस्टिंग्स आए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं वैसे आप यहाँ पे कर लेंगे। मैं एक अभी यहाँ पे करा रहा हूं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, उसी तरीका से आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक को लेकर के आएंगे, यदि छोटा है उसका कार्यकाल, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं, तो दो तीन को एक साथ लेकर के आएंगे। इस तरीका से मैं इसे पूरा आपको करा दूंगा और इसके बाद में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर आपको वास्तव में इंटीग्रेटेड आप पढ़ करके चल रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पर कि अगर आपने अपने आप को, देखो दूसरे को जीतना आसान है, खुद को जीतना बड़ा मुश्किल है। आपको एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ यूपीएससी विद प्रताप को ज्वाइन करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, लोगों पर साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे देखें ताकि यूट्यूब इसे प्रमोट करे। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट, सुगठित कंटेंट, यार कम से कम ये तो पता हो कब तैयारी शुरू हुई है, कब तैयारी खत्म हुई, कहां तैयारी चल रही है, कैसे तैयारी चल रही है, कुछ पता ही नहीं है यार। बेचने वाला बेकरार आप बस बने हुए चल रहे हैं। आप ये भेड़ चाल बंद करो यार। मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूं, आप इसे वास्तव में मुझे सपोर्ट करते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि जब मेहंदी लगती है तो मेहंदी आपके हाथों में भी लग जाती है। जब आप किसी को मेहंदी लगाते हैं तो आपके हाथों में यही है कि अगर वास्तव में आप इसे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए वो करने वाला हूं। आप जो ये पेड़ वाले हैं ना, ये भी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार ये सोच का विषय है, ये परमात्मा ने सब किसी को नहीं दिया हुआ। तो मैं वो करने वाला हूं, पर आपको यार इसे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीका से चल रहा है ना उस तरीका से तो आपको पता, फिर जैसा आप गाओगे वैसे ही मैं बजाऊंगा, वो वाली बात है। ठीक है, हाँ। तो मैं एक यहां पे करा रहा हूं, कल से इसे मैं दो दो तीन तीन लेकर के आऊंगा। आज हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके कार्यकाल में किस तरीका की घटनाएं घटी है, क्या उसने किया है। ठीक है, देखना पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय में। दूसरा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में इसके समय में हुई। यार ये आपको जब प्रीलिम्स का प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको ये चार दे देगा, इनमें से हटा कर, और फिर कहेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, यानी कि या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इस तरीका से आपको दे देगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम इसी के तहत आया, इसी के शासनकाल में आया। 1774 का रोहिला युद्ध इसी के समय लड़ा गया। 1775-82 में पहला मराठा युद्ध, 1782 में सालबाई की संधि इसी के समय में हुई। 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ, क्योंकि 85 तक रहा ना इसका कार्यकाल। देख लो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के समय में हुई। इस तरीका से मैं आपको कराने वाला हूं। और फिर क्या होगा कि जब ये पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो 30 डेज में मैंने रखा हुआ, 30 डेज में इसे समाप्त कर देंगे। इससे बाहर मेरे भाइयों कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको अश्योर करे देता हूं। बस अपने आप को एक बार कन्विंस कर लो, अपने आप को कन्विंस कर लो, किसी को कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लो जो यहां पे करा रहा हूं ना, उससे बाहर ना तो आया, ना भूत हो, ना भविष्य थी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और फिर जो भी बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं, तो धीरे धीरे मैं अपडेट लेक्चर लेकर के आऊंगा। कुछ नहीं आने वाला। आप 2024 का जो देखेंगे ना, ये जो 2024 का देखेंगे आप, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इसे फॉलो करो। हिंदी माध्यम के लिए ये एक वरदान है, एक वरदान है, याद रखना इस बात को। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं इसे बहुत आगे लेकर के जाऊंगा। एक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, यूपीएससी की पूरी तैयारी कराएंगे, समझ गए। विचार पैदा करेंगे आपके लिए। वास्तव में जगाओ यार, सोए पड़े हो कतई, बिल्कुल ये जगाना पड़ेगा आपको। ये नहीं है जो भीड़ है ना ये कोचिंग में, उनसे जाकर के पूछो, ये जो प्रमोशन के नाम पर ये जो ले आते हैं इधर उधर से लोगों को पकड़ करके, इनका एक भी रिजल्ट नहीं है, समझ गए। तो यार कम से कम इतना विवेक पैदा करो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो कि कम, यार ये लोग कर क्या रहे हैं आपके साथ, इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे आईएएस बनोगे, सोचो खुद ही आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।